नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर है खास शो पूछता है इंडिया। मिडिल ईस्ट की बात करें, जहां पर बारूदी ब्लास्ट लगातार नजर आता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब जंग की तैयारियां कर ली हैं। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका के जंगी जहाज और फाइटर जेट्स तैनात हैं, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार की तैयारियां कर ली। हालांकि दोनों देशों के बीच में बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, लेकिन इसी बीच समंदर में हुई कुछ कार्रवाइयों से मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अमेरिका के फाइटर जेट ने समंदर में ईरान का एक ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजर रहा था और इसी दौरान एक ड्रोन आता है यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ। दावा किया जाता है उसके बाद में यूएस नेवी ने अपने F-35C फाइटर जेट से उसे टारगेट किया। फाइटर जेट ने उड़ान भरी और शाहिद 139 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे मामले में ईरानी मीडिया का अपना अलग दावा है। एक ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निगरानी के लिए भेजा गया था, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। इससे ईरान के करीब सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी बेस को भेजी। इस दौरान बेस का ड्रोन से संपर्क टूटा। अब खबरें तो ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के झंडे वाले ऑयल टैंकर को रोकने के लिए एक तरह से कोशिश की गई थी। अब बताया ये भी जा रहा है कि 50 कैलिबर मशीन गनों से लैस ईरान की 6 स्पीड बोट्स टैंकर के करीब पहुंची और उसे रुकने को कहा गया। हालांकि खबर तो अब ये भी है कि तब तक टैंकर ने स्पीड बढ़ा दी और बाद में अमेरिकी जंगी जहाजों ने उसे सुरक्षा दी। अब इससे पहले ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसीज ने भी बड़े आरोप लगाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक व्यापारिक जहाज को रोकने की कोशिश की गई थी। समंदर में जो वारदात हुई उससे अमेरिका और ईरान के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि दोनों ही देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब अमेरिका और ईरान के बीच में शुक्रवार को ओमान में चर्चा हो सकती है, ऐसी भी तमाम संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं। तेहरान ने तुर्की की जगह पर ओमान में बातचीत करने के लिए गुजारिश की। ईरान का तो यहां तक कहना है कि बातचीत केवल उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित रहनी चाहिए। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ईरान अपनी क्लियर कट शर्तों के साथ में चर्चा में शामिल होगा। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चर्चा में शामिल हो सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और यूएई के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान अमेरिका के साथ सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही चाहता है। इसके अलावा और किसी भी चीज का पर्सनल इंटरेस्ट ईरान का नहीं है और ना ही वो हस्तक्षेप करने देगा। अब अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाना चाह रहा है। अब उसे आशंका है कि अगर जंग के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की तो उसका आयरन डोम भी फेल हो सकता है। फिलहाल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि ट्रंप ने कह दिया है कि अगर बातचीत विफल हुई तो हमला निश्चित है और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये जंग होगी, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसके हर पहलू पर जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट होगा उनसे। लेकिन सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद बढ़ रहा है या फिर उसके मुद्दे सुलझते हुए नजर आते हैं? क्या ईरान सरकार अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगी? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले का प्लान छोड़ देंगे? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय भी मेरे साथ में है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा शंकर भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं और जल्द ही विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत यूके देवनाथ जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ।
यूएसएस इब्राहिम की तरफ बढ़ता हुआ एक ड्रोन और उस ड्रोन को एक तरह से टारगेट करके ध्वस्त करने का अमेरिका का अपना दावा। और ये ड्रोन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, भले ही ईरान इसे एक तरह से सर्विलांस या ये कहा जाए कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन जानने वाला एक ड्रोन बता रहा है, लेकिन शाहिद 139 और ईरान की ताकत को दर्शाता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। आखिर ये किस तरह का एक्शन है और क्या ये परिस्थितियों को एस्केलेट कर रहा है सर? हाँ नैना, देखिए, जब भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन की तरफ बढ़ता है, इस एग्जाम्पल में जैसे अब्राहम लिंकन अगर वो अरब सागर में उत्तर अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है और ईरान से महज 1000 किलोमीटर दूर है, शायद 800 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर बात है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं जाता है। जो पॉलिसी या टैक्टिक्स फॉलो की जाती है वो है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने की तरफ, तटीय क्षेत्र की तरफ 4, 6 या 8 क्रूजर्स, फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और रेडार्स होते हैं। इस हालात में क्या होता है कि जो ये फॉरवर्ड स्क्रीन जो होती है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से 200 या 300 किलोमीटर आगे होती है, ये पहले से ही ईरान से आने वाले ड्रोन को पिकअप कर लेते हैं, इनके जो सर्विलेंस रेडार है। फिर जो लोकल कमांडर है वो डिसाइड करता है कि उसको किस तरह से जो इनकमिंग ड्रोन है, थ्रेट, खतरा जो है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर करके या किसी फॉरवर्ड एयर डिफेंस शिप से एक मिसाइल फायर करके, या एयरक्राफ्ट कैरियर में जो F-35 विमान है उसको लॉन्च करके एयर टू एयर मिसाइल से शूट डाउन करना। अभी इस केस में अमेरिका यह कह रहा है कि उनके F-35 ने इस ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन किया। ऐसा युद्ध क्षेत्र में बहुत ही होना लाजमी है, लेकिन इसके पॉलिटिकल रिपरकशन को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल रिपरकशन ये है कि शुक्रवार के दिन जो बातचीत ओमान में होनी है, क्या उस पर कोई खलल पड़ेगी? फिलहाल अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। लगता है कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है शुक्रवार के दिन, और ईरान ने भी अपनी तरफ से इस घटना को, ड्रोन शूट डाउन के घटना को अंडर प्ले किया है, जो कि दिखाता है कि ईरान भी शुक्रवार के दिन बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। जी 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 सर, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जिस तरह से अभी हालात हैं, मुलाकात होगी, क्या मुलाकात में कोई बीच का समाधान निकलेगा, ये देखने वाली बात है। सहाय जी, आपसे जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। भले ही दोनों तरफ देशों की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि अमेरिका भी हमला करने से बच रहा है, क्या वजह है ये इस पर तो हम चर्चा करते रहे हैं, लेकिन एक तरह से हमला हुआ कुछ समय पहले, सिलसिलेवार बम धमाके, भले ही वो इंटरनल कियोस्क की तरफ से एक तरफ से हुए हों, और अब एक तरह से कहा जाए कि ड्रोन अटैक या ड्रोन को टारगेट करके ध्वस्त करने की बात कही गई, ईरान ने ड्रोन भेजा। ये सारी परिस्थितियां एक तरह से उसी तनाव को दर्शाती हैं। क्या अभी भी हमले वाली सिचुएशन है या बातचीत के जरिए सिचुएशन को संभालने की कोशिश होगी और ये सिर्फ आंखें दिखाने की रणनीति है और कुछ नहीं? नैना फ्लैश पॉइंट पे है, मैंने कल भी बोला था, आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हैं दोनों सेनाएं, और फ्लैश पॉइंट है। कोई भी छोटा सा इंसिडेंट कैन कन्वर्ट इनटू अ टोटल वॉर, ऑल आउट वॉर। तो इसको अंडर प्ले नहीं करना पड़ेगा, काफी मेजर डेवलपमेंट था। लेकिन एज ऑफ नाउ, एज वी टॉक, ये सिचुएशन रिजॉल्व दिखती है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने, अमेरिका ने बोला हमने एक डिफेंसिव पोस्चर में उसको शूट किया है बिकॉज इट वाज एग्रेसिवली कमिंग टुवर्ड्स अस, आवर शिप बैटल ग्रुप की तरफ आ रहा था, यूएसएस। और ईरान ने बोला कि उस ड्रोन का जो मिशन था वो अकम्प्लिश हो गया। तो अपेरेंटली वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग के कवर में ऑपरेट कर रहा होगा। उनकी पूरा इख्तियार है कि इंटरनेशनल वाटर में वो इस तरह के एक्सरसाइजेस करते रहे। लेकिन ये जो इनका मिशन अकम्प्लिश्ड वाला स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा और करीब से देखना पड़ेगा, बिकॉज इस ड्रोन से हमारे पास ये इनपुट नहीं है वो कितनी दूर तक आया था, या यूएस शिप लिंकन के कितना दूर था। वो जो भी डेटा विद द अवेलेबल नॉलेज, वो जो भी डेटा कलेक्ट कर सकता था रिगार्डिंग द फ्लीट साइज, द मूवमेंट्स, उससे कहीं एडवांस डेटा मेरी समझ से ईरान के पास ऑलरेडी चाइनीज सैटेलाइट से या रशियन सैटेलाइट से करंट मिल रही होंगी। तो क्या ये एक प्रोब था या एक इंस्टिगेशन था? क्योंकि कल सब कुछ तय होने के बाद कि वार्ता फ्राइडे को होगी, तुर्की में होगी, अंकारा या समवेयर, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का वो डेलीगेशन जो इस बात में शामिल होने के लिए आया था, वो इजराइल जाते हैं।
और इजराइल ने टेबल पे अपनी 3 डिमांड्स रखी कि दे डोंट वांट एनीथिंग लेस देन 3 नोज फ्रॉम ईरान। ये यूएस ईरान की जो वार्ता होने वाली थी। फर्स्ट, नो न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेकंड, नो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, एंड थर्ड, नो असिस्टेंस टू हमास और अदर सिमिलर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट इजराइल। तो ये बहुत मेजर डिमांड उन्होंने रख दी थी, और ये दिस वाज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट ईरान वाज सेइंग कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बात कर लेंगे लेकिन और किसी पे बात नहीं होगा, नंबर 1, और ये सिर्फ बायलैटरल मीटिंग होगी। लेकिन इस इजरायली डेलीगेशन के साथ जो यूएस डेलीगेशन की मीटिंग हुई है उसके बाद अचानक उन्होंने अपना स्टैंस चेंज किया, बोला हम तुर्की में नहीं मिलना चाहते हैं, 3rd प्लेस पे, और इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया। तो क्या वो एक टाइम बाइंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं? वी रियली डोंट नो। और अभी की बात करें तो अभी भी ये नहीं पता है कि फ्राइडे को ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। और इस बीच ये डेवलपमेंट, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज कह रही हैं नैना कि देयर आर 2 ड्रोन्स व्हिच वर शॉट। एक और बहुत क्यूरियस एलिमेंट ये है कि एक ड्रोन को शूट करने के लिए नेवल मरीन F-35, आई मीन ये बहुत यूनिक है। इनके पास बहुत से प्रिसिशन मिसाइल्स हैं ग्राउंड टू एयर, फिर भी इन्होंने एक F-35 लॉन्च किया टू टेक डाउन ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये बहुत क्यूरियस है। आई रियली डोंट नो इसके पीछे का क्या टैक्टिक्स होगा इनका। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अभी तो जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं पिछले 2 दिनों से, और आने वाले 2 दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि खासतौर से मीटिंग की बात कही जा रही है। लेकिन संजीत सिरोही जी, जो मीटिंग के वेन्यू की बात है, एक तरफ यहाँ पर ये कहा जाए कि ईरान का जो शाहिद 139 को ध्वस्त करने की बात कर रहा है यूएस, और ईरान ये बड़ा दावा कर रहा है कि भाई ये निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो हमने चीन के भी एक रिसर्च शिप को यहाँ पर मौजूद देखा है अरब सागर में, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है। लेकिन सर, इन सबसे अलग जो वेन्यू की बात है, कहा यह जा रहा है ईरान ने वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट कराने की मांग की। क्या ये एक तरह से ये कहा जाए वीकनेस दिखा रहा है ईरान की, या अमेरिका की एक बड़ी टैक्टिक्स है, प्रेशर टेक्निक वो हमेशा से जो अपनाता है, और वही तस्वीर यहाँ पर एक तरह से स्टैब्लिश हो रही है? देखिए नैना जी, आपको ये समझना है कि पिछली बारी जब जून में हमला हुआ था, 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उससे पहले जो टॉक्स चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, वो जो है ओमान में चल रही थी, मस्कट में टॉक्स चल रही थी। तो ईरान वहां पे कंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन अब जो है ये टॉक्स जो है बोल रहे हैं कि तुर्की में होगी, और जैसा हमको मालूम है तुर्की और ईरान के जो है आपस में संबंध जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन बातों को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने जो है तुर्की के लिए मना कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप देखिए कि फॉर्मेट को भी चेंज करने की कोशिश की गई है। ईरान नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जो बुलाया जा रहा है, इजिप्ट, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, और ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज हैं। तो ईरान नहीं चाहता कि यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज भी वहां पे आए और उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए उन्होंने फॉर्मेट को चेंज किया। उन्होंने बोला बायलैटरल टॉक्स होगी, सिर्फ उसमें अमेरिकन और जो है ईरानियंस बात करेंगे, बाकी कोई और बात नहीं करेगा। वो उन्होंने दूसरी चीज की है। तीसरी चीज जो उन्होंने की है, जो जैसा कि अभी कैप्टन साहब बता रहे थे, जो उनकी 3 डिमांड है, वो इजराइल की डिमांड है या वो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है, इसमें भी अभी कॉन्ट्रडिक्शन है कि इजराइल ने रखी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है कि 0% एनरिचमेंट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, और जो प्रॉक्सीज है उनको जो है जो सपोर्ट है उसको एंड करना चाहिए। इसमें ईरान ने साफ कर दिया है कि पहली बात तो ओमान में होगी बातचीत, मस्कट में, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है बातचीत होगी वो बायलैटरल होगी और कोई वहां पे शामिल नहीं होगा। और तीसरा जो है बातचीत जो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत की जाएगी, ना तो प्रॉक्सीज पे की जाएगी और ना ही जो है इसके मिसाइल्स के ऊपर की जाएगी, क्योंकि जो पेच फंसा हुआ है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का पेच नहीं फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन सर ये तो ईरान को पता है की इच्छा है ना, ये तो ईरान की इच्छा है। अमेरिका के तो पर्सनल उसके अपने मुद्दे अलग हैं, 4 में से 2 शर्त, लेकिन उसमें खासतौर से चाहे बात प्रॉक्सीज की हो या फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात हो। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान तैयार है। ईरान नहीं चाहता कि हम जो, ईरान ने साफ कर दिया कि हम जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम को यूज करेंगे। जहां तक प्रॉक्सीज का सवाल है, प्रॉक्सीज तो ऑलरेडी उनकी कमर टूट गई है, हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, हाउतीज की
टूट गई और हमास की टूट गई, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे बात अटकेगी या अटकने की जो है आशंका है वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर है, क्योंकि ईरान के पास सिर्फ एक मिसाइल प्रोग्राम ऐसा है जो कि एक डिटरेंस का काम करता है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, चाहे वो अमेरिका को हो, और चाहे ही जो बाकी देश हैं जहां पे अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट में, सबको खतरा ईरान की मिसाइल से है। क्योंकि न्यूक्लियर का तो उनको पता है कि अभी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और जहां तक प्रॉक्सीज है वो भी जो है अब खत्म हो चुके हैं। तो ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिका चाहता है किसी तरीके से इस मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, और मुझे लगता है कि ईरान इस शर्त को कभी भी नहीं मानेगा। तो जो ये टॉक्स होने की है कि टॉक्स होंगी, कहां पे होंगी, कौन कौन शामिल होगा, उसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क है। अभी देखा जाएगा क्या होता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से ये हमले की तस्वीर नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि ये फुल स्केल वॉर ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। शंकर जी, यही सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ यहाँ पर पीसफुल टॉक की बात होती है, उसके पहले यहाँ पर यूएस की तरफ से एक ड्रोन मार गिराया जाता है, ईरान की तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई या जवाब देने की बात होती है, और ये कहा जाए कि इस दौरान समंदर में टैंकर इंसिडेंट हो जाता है। ये तमाम जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये जो इंसिडेंट है, ये डेलिब्रेट वे में प्रोवोकेशन के तौर पर नजर आ रहा है, या फिर ये कहा जाए कि यूएस की तरफ से जो एक्शंस की बात है वो ओवर रिएक्शन के तौर पर है। फुल स्केल वॉर ट्रिगर होने की संभावना इस तरह की परिस्थितियों में बनती हुई नजर आती है क्या? देखिए, युद्ध जी मुझसे पूछा है। जी जी शंकर जी, हाँ जी। मैं कह रहा था कि युद्ध की पूरी परिस्थिति बनी हुई है, और मुझे लग रहा है कि अमेरिका के पास जैसे लेजर वीपन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है उसके युद्धपोतों पर जो लगा हुआ है, इसके बावजूद उनका प्रयोग न करके F-35 का प्रयोग करके ड्रोन को मार गिराया। एक डोनाल्ड ट्रंप का एक खेल ये भी हो सकता है कि ईरान को बातचीत का हवाला दे करके उसमें फंसा करके अगर उनको हमला करना होगा तो शनिवार या रविवार की रात को करेंगे, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका उसी दिन हमला करता है जिससे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट पर अगले दिन कोई बड़ा फर्क न पड़े। तो उनका एक तर्क ये भी रहता है। दूसरी बात आप देखिए कि अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ईरान जो है इसके लिए तैयार है कि वह न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर वेपन्स का वो काफी हद तक डैमेज हो गया है, तो उसको फिर से खड़ा करना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह छोड़ने के लिए वह तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का उनका जो भंडार है, और पिछले साल आपने देखा होगा जब उन्होंने इजराइल पर हमला किया तो पहले उन्होंने ड्रोन अटैक किए और उसमें एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खर्च करवा दी, और जब इन्होंने एक्चुअल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया इजराइल पर, इजराइल बहुत सारी मिसाइलों को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी मिसाइलें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो ऐसे अवसर पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी ईरान के पास मिसाइलों का जो भंडार है वह इजराइल का काफी नुकसान कर सकता है। अमेरिका और इजराइल हर हाल में चाहेंगे कि मिसाइल प्रोग्राम इसका सीमित किया जाए ईरान का, लेकिन ईरान इसके लिए अगर तैयार हो जाएगा तो वह पूरी तरह से निहत्था हो जाएगा, और वैसी स्थिति में उसकी एक प्रकार से जो संप्रभुता है वह भी खतरे में पड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी शर्त पर अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने के लिए राजी होगा। ऐसी स्थिति में देर सवेरे मानकर चलिए कि यह युद्ध होना है, इसको टालना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से ये टाइम बाइंग वाली सिचुएशन है, अगर यहाँ पर पीस टॉक की बात भी कही जाती है, लेकिन ये पीस टॉक क्या वाकई में पीस टॉक नजर आ रहा है? संजीव जी, वही बात जो यहाँ पर करुणा शंकर उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि भाई ये टाइम बाइंग की एक तस्वीर है, युद्ध आने वाले वक्त में होगा, अमेरिका अपना दबाव बनाएगा, और यही वजह है कि अगर लोकेशन या ये कहा जाए कि वेन्यू चेंज करने की बात हो रही है तो ईरान भी बखूबी इस बात को मानता है। देखिए नैना जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का ईरान के विरुद्ध चलाया जाने वाला जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है वो लगातार जारी है, और वो लगातार गहरा हो रहा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया था, और उसके ऑयल के ट्रेड को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था, और ये विश्व को ऑयल ट्रेड को ईरान को करने से रोक दिया था। और जाहिर है कि उसके बाद अभी जब दूसरे कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस इस्लामिक रिजीम को कैसे कमज़ोर किया जाए और इसका कैसे कोलैप्स कराया जाए,
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके लिए अब विशेष एफर्ट्स ले रहा है और ईरान की जो आंतरिक जो अस्थिर स्थितियां हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, सभी का लाभ अधिक से अधिक उठाने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस प्रेशर कैंपेन को और अधिक तेज कर रहा है। और इसी वजह से एक बहुत ही एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप अमेरिका ने अरेबियन सी में वर्तमान समय में कर रखा है। और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स जिसमें कि यदि ईरान एग्रेसिव पोस्चर को दिखाता है, जैसे कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक यूएस क्रूड शिप को हरास करने की कोशिश की, और उसी तरीके से एग्रेसिव तरीके से ईरान के जिस ड्रोन ने जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन को अप्रोच किया, तो अमेरिका उसने रिस्पॉन्ड किया है।